नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स में, जहां आपको हम प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट मोटिवेशनल और सक्सेसफुल बुक समरीज। आज की इस समरी में हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल किताब द बिलीफ एडवांटेज के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी चीज टैलेंट, लक या रिसोर्सेज नहीं होती, बल्कि हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। यानी हम अपने बारे में क्या मानते हैं, अपनी लिमिट्स के बारे में क्या सोचते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर अपने मन में कैसी तस्वीर बनाते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। सोचिए, दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं। दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटीज हैं, सेम टाइम है, सेम दुनिया है। लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? इस किताब का जवाब है क्योंकि एक इंसान ने अपने बिलीफ्स को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और दूसरे ने अपने बिलीफ्स को अपनी कमजोरी बनने दिया। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि आप जो मानते हैं वही आप बनते जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपका माइंड हर सिचुएशन में वही प्रूफ ढूंढेगा। अगर आप मानते हैं कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं, सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान थे। दोनों ने एक जैसे खेतों में बीज बोए। पहला किसान हर दिन अपने खेत को देखता और कहता, शायद कुछ नहीं उगेगा, मिट्टी ठीक नहीं है, मौसम खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। वह पानी भी आधे मन से देता, देखभाल भी ढंग से नहीं करता। दूसरा किसान हर दिन विश्वास के साथ खेत में जाता। वह कहता, बीज छोटा है, लेकिन इसके अंदर पूरा पेड़ छिपा है, बस इसे सही देखभाल चाहिए। वह रोज मेहनत करता, धैर्य रखता और अपने काम पर भरोसा रखता। कुछ महीनों बाद पहला खेत सूना रह गया और दूसरा खेत हरियाली से भर गया। अब फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, फर्क उस बिलीफ का था जिसने मेहनत की क्वालिटी तय की। क्योंकि बिलीफ सिर्फ सोच नहीं बदलता, बिलीफ एक्शन बदलता है और एक्शन ही रिजल्ट बनाता है। द बिलीफ एडवांटेज यही समझाती है कि बिलीफ कोई जादुई शब्द नहीं है। यह कोई सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की सुपरफिशियल बात नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल शक्ति है जो आपके डिसीजंस, हैबिट्स, फोकस, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी को शेप करती है। किताब कहती है कि बहुत लोग लाइफ में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास एबिलिटी कम होती है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही सीमित कर दिया होता है। वे सोच लेते हैं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही यह सेंटेंस माइंड में फिक्स हो जाता है, इंसान कोशिश करना भी कम कर देता है। यहां एक और कहानी समझिए। एक स्कूल में एक बच्चा था जिसे हमेशा एवरेज स्टूडेंट कहा जाता था। टीचर्स भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वह एवरेज ही है। वह आंसर्स जानते हुए भी हाथ नहीं उठाता था, कॉम्पिटिशन से दूर रहता था और फेलियर के डर से नई चीजें ट्राई नहीं करता था। एक दिन उसके नए टीचर ने उसे अलग नजर से देखा। उन्होंने उससे कहा, तुम एवरेज नहीं हो, तुमने बस अभी तक खुद को सही तरीके से पहचाना नहीं है। पहले तो लड़के को यह बात अजीब लगी, लेकिन टीचर ने धीरे धीरे उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी, क्लास में बोलने के मौके दिए और हर प्रोग्रेस पर उसे यह महसूस कराया कि वह बेहतर कर सकता है। कुछ महीनों बाद वही बच्चा क्लास में सबसे एक्टिव स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। क्या बदला था? उसका दिमाग? उसकी दुनिया? नहीं, बदला था उसका बिलीफ। और बिलीफ बदलते ही बिहेवियर बदल गया, बिहेवियर बदलते ही रिजल्ट बदल गया। किताब का एक बहुत गहरा पॉइंट है कि बिलीफ्स अक्सर फैक्ट्स से नहीं, एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। कभी एक फेलियर आता है और हम मान लेते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं। कभी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है और हम मान लेते हैं कि हम इनफ नहीं हैं। कभी हम एक बार गिरते हैं और फैसला कर लेते हैं कि चलना हमारे बस की बात नहीं, जबकि रियलिटी यह होती है कि एक घटना पूरी आइडेंटिटी नहीं होती। द बिलीफ एडवांटेज हमें सिखाती है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। खुद से पूछो, क्या जो मैं अपने बारे में मानता हूं वह सच में सच है, या वह सिर्फ पुराना डर है, पुरानी चोट है, या किसी और की राय है जिसे मैंने अपनी पहचान बना लिया है। किताब यह भी बताती है कि एम्पावरिंग बिलीफ्स कैसे बनाए जाते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन से बिलीफ्स छिपे हुए हैं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। दूसरा स्टेप है क्वेश्चनिंग। हर नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करो। तीसरा स्टेप है
रेपिटेशन और एक्शन। क्योंकि नया बिलीफ सिर्फ एफर्मेशन से नहीं बनता, वह छोटे छोटे प्रूफ से बनता है। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तब आपका माइंड मानने लगता है कि हां, मैं बदल सकता हूं। इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी जिसे हमेशा लगता था कि वह लोगों के सामने बोल नहीं सकती। जब भी उसे स्टेज पर जाने का मौका मिलता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपते और वह पीछे हट जाती। वह मान चुकी थी कि कॉन्फिडेंस कुछ लोगों में जन्म से होता है, उसमें नहीं। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इस बिलीफ को टेस्ट करेगी। उसने 1000 लोगों के सामने स्पीच नहीं दी। उसने शुरुआत की सिर्फ 5 लोगों के सामने बोलने से, फिर 10 लोगों के सामने, फिर क्लास में, फिर एक छोटे इवेंट में। हर बार डर था, लेकिन हर बार वह थोड़ा आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसका बिलीफ बदलने लगा। अब वह यह नहीं कहती थी मैं बोल नहीं सकती, अब वह कहती थी मैं प्रैक्टिस के साथ बेहतर बोल सकती हूं। यही है बिलीफ एडवांटेज। जब आपका बिलीफ आपके खिलाफ काम करता है तो छोटी सी चैलेंज भी पहाड़ लगती है, लेकिन जब बिलीफ आपके पक्ष में आ जाता है तो वही चैलेंज ग्रोथ का रास्ता बन जाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि एनवायरनमेंट बिलीफ्स को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ डर, कमी और नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो ग्रोथ, एफर्ट और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी एक्सपैंड होने लगेगा। इसलिए अपने आसपास की आवाजों को केयरफुली चूज करना और माफ से मानना बहुत जरूरी है। किताब का एक प्रैक्टिकल लेसन यह है कि अपने दिन की शुरुआत अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ के साथ करो। सुबह उठते ही अगर इंसान वीकनेस, कंपैरिजन और डाउट में चला जाए तो उसका पूरा दिन उसी एनर्जी में निकलता है। लेकिन अगर वह अपने माइंड को यह याद दिलाए कि मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूं, तो उसका फोकस अलग हो जाता है। यह किताब सक्सेस को सिर्फ बाहरी अचीवमेंट के रूप में नहीं देखती। यह कहती है कि असली जीत तब शुरू होती है जब इंसान अपने माइंड के अंदर हार मानना बंद करता है, क्योंकि बाहर की हर जीत पहले अंदर जीती जाती है। तो अगर इस किताब को एक लाइन में समझें तो मैसेज बहुत साफ है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके बिलीव्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आप अपने बारे में जो कहानी बार बार दोहराते हैं, वही कहानी आपका फ्यूचर लिखती है। अब सवाल यह है कि इस किताब से हमें प्रैक्टिकली क्या सीखना चाहिए। पहली सीख, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। दूसरी सीख, हर नेगेटिव बिलीफ को ट्रूथ मत मानो। तीसरी सीख, छोटे एक्शंस लेकर अपने माइंड को नए प्रूफ्स दो। चौथी सीख, अपने एनवायरनमेंट और सेल्फ टॉक को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ। और पांचवी सीख, खुद पर विश्वास कोई लग्जरी नहीं है, यह सक्सेस की फाउंडेशन है। अंत में बस इतना याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना कई बार आपके अपने बिलीव्स आपको रोकते हैं। और जिस दिन आपने अपने माइंड के अंदर की उस आवाज को बदल दिया जो कहती है मैं नहीं कर सकता, उसी दिन से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, द बिलीफ एडवांटेज हमें यही सिखाती है कि जीतने से पहले जीत पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि बिलीफ ही वह इनविजिबल पावर है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है। कई लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें क्षमता कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन में अपनी एक छोटी सी सीमा बना ली होती है। वे बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर हार मान लेते हैं। यही इस शुरुआत का सबसे गहरा विचार है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर, पैसा या हालात नहीं, बल्कि उसका विश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बार बार यह मानता है कि वह नहीं कर सकता, वह योग्य नहीं है या उसके लिए बड़ा सोचना सही नहीं है, तब वह अपनी ही संभावना के दरवाजे बंद कर देता है। लेखक यह समझाता है कि बिलीफ केवल एक सोच नहीं है, यह वह लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर मन में विश्वास की कमी है तो हर मौका जोखिम लगेगा, हर चुनौती डरावनी लगेगी और हर असफलता अपनी कमजोरी का सबूत लगेगी। लेकिन अगर मन में विश्वास है तो वही चुनौती सीखने का मौका बन जाती है, वही रुकावट आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, उस नजरिए में होता है जिससे हम परिस्थिति को देखते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखिए। एक पहाड़ के नीचे 2 यात्री खड़े थे। दोनों को ऊपर तक पहुंचना था। पहला यात्री पहाड़ को देखकर ही डर गया। उसने सोचा, यह बहुत ऊंचा है, मेरे बस की बात नहीं, मैं बीच में ही थक जाऊंगा। उसने चढ़ना शुरू भी किया, लेकिन हर कदम पर उसके मन की आवाज उसे रोकती रही।
थोड़ी कठिनाई आते ही उसने मान लिया कि उसका डर सही था और वह लौट आया। दूसरा यात्री भी उसी पहाड़ के सामने था। उसने भी ऊंचाई देखी, कठिनाई देखी, लेकिन उसने अपने मन से कहा, मुझे अभी पूरी चोटी नहीं चढ़नी, मुझे सिर्फ अगला कदम लेना है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रास्ता दोनों के लिए एक जैसा था, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचा जिसने पहले अपने मन को हराया। यही मैसेज बहुत साफ है कि हम जैसा मानते हैं वैसा ही करने लगते हैं। अगर किसी छात्र को शुरू से यह लगने लगे कि वह होशियार नहीं है, तो वह पढ़ाई में पूरी कोशिश भी नहीं करेगा। अगर किसी इंसान को लगने लगे कि वह कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति नहीं है, तो वह लोगों के सामने बोलने से पहले ही पीछे हट जाएगा। अगर किसी को लगे कि सक्सेस सिर्फ खास लोगों के लिए होती है, तो वह मेहनत करते हुए भी अपने कदम आधे ही रखेगा। इस तरह बिलीफ धीरे धीरे बिहेवियर बनता है और बिहेवियर रिजल्ट बन जाता है। लेखक इस शुरुआत में यह भी समझाता है कि बहुत बार हमारी सीमाएं असली नहीं होती, वे सीखी हुई होती हैं। बचपन की बातें, लोगों की राय, एक दो असफलताएं, तुलना, मजाक, डर, ये सब मिलकर हमारे अंदर ऐसे बिलीफ्स बना देते हैं जो बाद में सच जैसे लगने लगते हैं। इंसान भूल जाता है कि उसने किसी एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना लिया है। एक बार गिरना यह साबित नहीं करता कि वह चल नहीं सकता। एक बार हारना यह साबित नहीं करता कि वह जीतने लायक नहीं है। एक और कहानी इसे और गहराई से समझाती है। एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सीखना था। पहली बार वह गिरा, दूसरी बार भी गिरा, तीसरी बार भी लड़खड़ा गया। अगर वह हर गिरने को यह मान लेता कि साइकिल चलाना उसके बस की बात नहीं, तो शायद वह कभी सीख ही नहीं पाता। लेकिन उसके पिता बार बार उससे कहते रहे कि गिरना सीखने का हिस्सा है, हार का संकेत नहीं। धीरे धीरे बच्चे ने गिरने को फेलियर नहीं, प्रैक्टिस समझना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वही बच्चा संतुलन बनाकर साइकिल चलाने लगा। उसकी ताकत अचानक नहीं बढ़ी थी, उसका विश्वास बदल गया था। यहीं से एक बहुत गहरी बात निकलती है। जब तक इंसान अपने बिलीफ को नहीं बदलता, तब तक उसका एफर्ट भी अधूरा रहता है। विश्वास के बिना मेहनत अक्सर डर के साथ होती है, संकोच के साथ होती है और जल्दी टूट जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर यह मान लेता है कि वह सीख सकता है, बढ़ सकता है, बदल सकता है, तब उसकी मेहनत में जान आ जाती है। तब वह रुकावट देखकर भागता नहीं, समझता है। तब वह गलती करके टूटता नहीं, सुधारता है। इस हिस्से का सबसे पावरफुल विचार यह है कि फ्यूचर पहले बाहर नहीं बनता, वह पहले भीतर बनता है। जो कहानी इंसान अपने मन में हर दिन दोहराता है, वही कहानी धीरे धीरे उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर अंदर की आवाज कहती रहे कि मैं कमजोर हूं, मैं पीछे हूं, मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया के बड़े से बड़े मौके भी बेकार लगने लगते हैं। लेकिन अगर वही आवाज बदलकर कहे कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं अभी पूरा नहीं हूं पर कैपेबल हूं, तो वही इंसान धीरे धीरे अपनी नई पहचान बना लेता है। लेखक हमें शुरुआत में यही जगाने की कोशिश करता है कि असली लड़ाई दुनिया से पहले अपने मन के अंदर चलती है। बाहर की रुकावटें बाद में आती हैं। सबसे पहली रुकावट वह बिलीफ होता है जो हमें छोटा बनाए रखता है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसके बिलीफ्स पत्थर पर लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि बदले जा सकते हैं, उसी दिन उसके ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए यहां सबसे पहली सीख यही है कि खुद को अपनी पुरानी सोच से मत मापो। अपनी एक दो असफलताओं से अपनी पूरी पहचान मत बनाओ। अपने डर को सच मत मानो। अपने भीतर उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें छोटा रखती है और धीरे धीरे उसे बदलना शुरू करो। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है, तब डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है, तब पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत बार इंसान यह सोचता है कि उसकी जिंदगी को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा मौका चाहिए, कोई खास टैलेंट चाहिए या फिर कोई चमत्कार चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत अक्सर किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उस अंदरूनी निर्णय में छिपी होती है, जहां इंसान तय करता है कि वह खुद को कैसे देखेगा। यही इस हिस्से का मुख्य विचार है कि बिलीफ कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, बल्कि यह एक एक्टिव फोर्स है जो हमारे एक्शंस, डिसीजंस और पूरे फ्यूचर को शेप करती है। लेखक यहां यह समझाने की कोशिश करता है कि बिलीफ्स सिर्फ हमारे मन में बैठे विचार नहीं होते, वे हमारे हर कदम को डायरेक्शन देते हैं। हम सुबह उठते ही जो अपने बारे में मानते हैं, उसी के हिसाब से दिन जीते हैं। अगर किसी इंसान के मन में यह बिलीफ है कि वह डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो वह हर बार कंसिस्टेंसी से दूर भागेगा। अगर उसे लगता है कि वह लीडरशिप के लायक नहीं है, तो वह जिम्मेदारी के मौके से पीछे हटेगा।
अगर उसे यह लगता है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के हिस्से में आती है, तो वह खुद पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करेगा। इस तरह बिलीफ चुपचाप बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक मूर्तिकार के पास एक बहुत साधारण पत्थर रखा था। बाहर से देखने पर वह बस एक भारी बेढंगा टुकड़ा लगता था। कई लोगों ने उसे देखकर कहा कि इसमें खास क्या है, यह तो बस एक पत्थर है। लेकिन मूर्तिकार उसे अलग नजर से देखता था। उसे उस पत्थर के भीतर एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती थी। वही बिलीफ उसे रोज उस पत्थर पर काम करने की ताकत देता था। वह चोट पर चोट करता गया, धैर्य रखता गया और धीरे धीरे वही पत्थर एक अद्भुत मूर्ति में बदल गया। फर्क पत्थर में नहीं था, फर्क उस नजर में था जो दूसरों को सिर्फ वजन दिखा रही थी और मूर्तिकार को संभावना। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। बहुत लोग खुद को उसी तरह देखते हैं जैसे दुनिया ने उन्हें बताया है। कोई कह देता है कि तुम एवरेज हो और वे मान लेते हैं। कोई कह देता है कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है और वे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई एक बार फेल हो जाता है और वह फेलियर उसके पूरे सेल्फ इमेज पर छा जाता है। लेकिन लेखक कहता है कि इंसान को खुद को दूसरों के वर्ड से नहीं, अपनी रियल पोटेंशियल से देखना सीखना होगा। जब तक वह अपने भीतर छिपी संभावना को नहीं देखेगा, तब तक वह उसे बाहर ला भी नहीं पाएगा। इस हिस्से में यह भी साफ किया गया है कि बिलीफ एक्शन से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बिलीफ बनेगा। लेकिन अक्सर सच इसका उल्टा होता है। पहले बिलीफ बनता है, फिर एक्शन आता है, फिर रिजल्ट पैदा होता है। जब इंसान पहले ही यह मान लेता है कि उसके छोटे कदम भी मायने रखते हैं, तब वह रुकता नहीं। जब वह मानता है कि उसकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, तब वह बार बार कोशिश करता है और यही रिपीटेड एफर्ट अंत में असाधारण परिणाम देता है। एक और कहानी इस बात को गहराई देती है। एक लड़की थी जिसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वह हमेशा अपने आर्ट को दूसरों से कंपेयर करती रहती थी। उसे लगता था कि उसकी ड्राइंग्स कभी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए वह हर नई ड्राइंग आधी छोड़ देती थी। उसके हाथ में हुनर था, लेकिन दिल में विश्वास नहीं था। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा कि अभी तुम मास्टरपीस बनाने की कोशिश मत करो, बस रोज एक स्केच बनाओ और अपने काम को इंप्रूवमेंट की नजर से देखो, जजमेंट की नजर से नहीं। धीरे धीरे लड़की ने अपने बिलीफ को बदला। उसने यह कहना बंद किया कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं और यह कहना शुरू किया कि मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकती हूं। कुछ महीनों बाद वही लड़की अपने स्कूल की सबसे अच्छी आर्टिस्ट्स में गिनी जाने लगी। बदलाव ब्रश में नहीं आया था, बदलाव बिलीफ में आया था। लेखक इस हिस्से में हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि बिलीफ्स अक्सर इनविजिबल होते हैं। वे हमेशा जोर से बोलते नहीं, लेकिन क्वाइटली हमें कंट्रोल करते रहते हैं। जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी के सामने रुकते हैं, जब भी हम डर की वजह से पीछे हटते हैं, जब भी हम अपनी क्षमता से कम जीवन चुन लेते हैं, वहां अक्सर कोई पुराना बिलीफ उस काम कर रहा होता है। इसलिए ग्रोथ की शुरुआत बाहर से नहीं, अवेयरनेस से होती है। इंसान को पहले यह देखना पड़ता है कि उसके भीतर कौन सा बिलीफ उसे रोक रहा है। यहां एक गहरी बात और सामने आती है कि बिलीफ सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मामला नहीं है, यह आइडेंटिटी का मामला है। इंसान वही एक्शंस बार बार करता है जो उसकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर वह खुद को वीक समझता है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में कठिनाई होगी। अगर वह खुद को लर्नर समझता है तो मिस्टेक्स उसे तोड़ेंगी नहीं, सिखाएंगी। अगर वह खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दे तो उसका हर छोटा हैबिट उसी आइडेंटिटी को मजबूत करेगा। यही कारण है कि बिलीफ चेंज सिर्फ सोच बदलना नहीं, खुद की परिभाषा बदलना है। एक किसान की कहानी इसे बहुत सहज तरीके से समझाती है। एक किसान के पास जमीन थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी मिट्टी अच्छी नहीं है और उसके खेत में कुछ खास उग नहीं सकता। इसलिए वह बीज तो बोता था, मगर आधे मन से। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी उसी तरह की जमीन पर पूरे विश्वास से काम करता था। वह मिट्टी को डेड लैंड नहीं, लिविंग पॉसिबिलिटी मानता था। वह समय पर पानी देता, धैर्य रखता और रोज उम्मीद के साथ मेहनत करता। धीरे धीरे एक खेत कमजोर रह गया और दूसरा लहलहा उठा। जमीन में अंतर बहुत कम था, पर बिलीफ ने दोनों के एक्शन की क्वालिटी बदल दी थी। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि बिलीफ हमारे लाइफ एक्सपीरियंस का साइलेंट आर्किटेक्ट है। यह हमारे चॉइसेस तय करता है, हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देता है और हमें या तो सीमित कर देता है या आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए अगर कोई अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहता है तो उसे सिर्फ गोल्स नहीं बदलने, बिलीफ्स बदलने होंगे। क्योंकि गोल्स डायरेक्शन देते हैं,
लेकिन बिलीव्स फ्यूल देते हैं। अंत में लेखक हमें यही समझाता है कि जिंदगी का बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर के अदृश्य ढांचे को पहचानता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले उसे अपने उस इनर वॉइस को बदलना पड़ता है जो बार बार कहती है कि तुम नहीं कर सकते। और जैसे ही वह आवाज बदलती है, वैसे ही इंसान के कदम बदलने लगते हैं। फिर वही व्यक्ति जो कभी खुद को साधारण समझता था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि असली एडवांटेज रिसोर्सेस का नहीं, बिलीफ का होता है। जब इंसान अपने सामने पुराने बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना सीख लेता है, तब उसके सामने अगला सच यह आता है कि नया बिलीफ सिर्फ सोचने से मजबूत नहीं होता, बल्कि उसे बार बार जीने से मजबूत बनाया जाता है। यही इस हिस्से का सबसे गहरा विचार है कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल माइंडसेट का खेल नहीं है, यह रेपिटेशन का खेल भी है। जो बिलीफ आप हर दिन अपने एक्शन से फीड करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेखक यहां यह बताता है कि बहुत लोग चेंज तो चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि बदलाव एक ही दिन में साफ दिखाई दे। वे सोचते हैं कि एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार मोटिवेशन आ गई, एक बार खुद से कह दिया कि अब मैं बदलूंगा तो सब बदल जाएगा। लेकिन असली जीवन ऐसा काम नहीं करता। मन पुराने पैटर्न्स से बना होता है और उन्हें बदलने के लिए लगातार नए सिग्नल्स देने पड़ते हैं। नया बिलीफ तभी टिकता है जब उसे छोटे छोटे एक्शंस का सहारा मिलता है, वरना वह सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक आदमी ने तय किया कि अब वह अपने शरीर को हेल्थी बनाएगा। पहले दिन उसने बहुत उत्साह में एक्सरसाइज की, हेल्थी खाना खाया और खुद से कहा कि अब मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन 2 दिन बाद उसका उत्साह कम हो गया, फिर पुरानी आदतें लौट आईं। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका प्रॉब्लम डिजायर की कमी नहीं थी, कंसिस्टेंसी की कमी थी। उसने अपनी अप्रोच बदली। अब उसने बड़े प्रॉमिसेस नहीं किए, उसने सिर्फ इतना तय किया कि रोज थोड़ा चलेगा, थोड़ा सही खाएगा और एक दिन मिस होने पर भी पूरी जर्नी नहीं छोड़ेगा। महीनों बाद वही छोटे स्टेप्स उसके अंदर एक नया विश्वास बना चुके थे कि वह डिसिप्लिन्ड बन सकता है। उसकी बॉडी बाद में बदली, पहले उसकी आइडेंटिटी बदली। यही लेखक का पॉइंट है कि बिलीव्स एक्शन से पक्के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने गोल से पीछे हटता है तो उसका माइंड यह मानने लगता है कि वह कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति छोटे ही सही पर रोज कुछ वादे निभाने लगता है तो उसका माइंड एक नया मैसेज लेना शुरू करता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैं बदल सकता हूं, शायद मैं भरोसेमंद हूं, शायद मैं वह इंसान बन सकता हूं जो अपने शब्दों पर खड़ा रहता है। यही छोटे प्रूफ्स मिलकर बड़े बिलीफ को जन्म देते हैं। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि आइडेंटिटी एक ही बार में नहीं बनती, वह आदतों की लेयरिंग से बनती है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार खड़ी होती है, वैसे ही एक एक एक्शन जोड़कर सेल्फ इमेज बनता है। अगर कोई रोज देर तक सोकर खुद से कहता रहे कि वह लेजी नहीं है, तो उसके शब्द कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज थोड़ा जल्दी उठना शुरू करे, अपने दिन को इंटेंशन के साथ शुरू करे, तो उसका माइंड धीरे धीरे नया सच स्वीकारने लगेगा। क्योंकि मन बहानों से कम, एविडेंस से ज्यादा प्रभावित होता है। एक और कहानी इसे और साफ करती है। एक लड़की थी जिसे हमेशा लगता था कि वह कॉन्फिडेंट नहीं है। वह हर सोशल सिचुएशन में चुप रहती, अपनी बात रोक लेती और बाद में पछताती थी। उसने कई बार खुद से कहा कि उसे कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन कुछ बदलता नहीं था। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर दिन कम से कम एक जगह अपनी बात जरूर रखनी है, चाहे वह छोटी सी ही क्यों ना हो। कभी क्लास में एक सवाल, कभी दोस्त के सामने एक ओपिनियन, कभी मीटिंग में एक सेंटेंस। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि अब उसकी आवाज पहले जैसी नहीं कांपती। कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आया था, उसने उसे रोज के छोटे एक्शन से बनाया था। लेखक यहां यह भी बताता है कि रेपिटेशन सिर्फ पॉजिटिव एक्शन का नहीं, नेगेटिव पैटर्न का भी होता है। अगर इंसान हर बार मुश्किल आते ही पीछे हटता है, तो वह सिर्फ एक सिचुएशन से नहीं भाग रहा होता, वह अपने माइंड को यह सिखा रहा होता है कि प्रेशर आते ही रिट्रीट करना है। फिर यही पैटर्न कई एरियाज में फैल जाता है। इसी तरह अगर इंसान हर चैलेंज के सामने थोड़ा रुककर टिकना सीखता है, तो वह अपने माइंड को रेजिलियंस सिखा रहा होता है। इसलिए रोज के छोटे डिसीजंस मामूली नहीं होते, वे कैरेक्टर को शेप करते हैं। इस हिस्से का एक बहुत सुंदर अर्थ यह है कि ग्रेटनेस अक्सर ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं, ऑर्डिनरी रूटीन्स में छिपी होती है। लोग फाइनल सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के रिपीटेड चॉइसेस नहीं देखते। कोई भी व्यक्ति एक दिन में मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड,
डिसिप्लिन्ड या सक्सेसफुल नहीं बनता। वह धीरे धीरे बनता है जब वह बार बार वही एक्शंस चुनता है जो उसकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मैच करते हैं। यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मेशन बोरिंग लग सकता है, क्योंकि वह चमकदार नहीं, रिपेटिटिव होता है। लेकिन इसी रेपिटेशन में पावर छिपी होती है। एक किसान की कहानी इसे गहराई देती है। एक किसान रोज अपने खेत में जाता था। वह हर दिन थोड़ा पानी देता, मिट्टी को संभालता, खरपतवार हटाता और धैर्य रखता। देखने वाले लोगों को लगता था कि वह रोज वही बोरिंग काम कर रहा है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही खेत सबसे हरा भरा था। दूसरी तरफ एक किसान था जो कभी बहुत मेहनत करता, फिर कई दिन छोड़ देता, फिर अचानक लौटता। उसका खेत कभी पूरी तरह नहीं संवर पाया। फर्क एफर्ट की इंटेंसिटी में नहीं, एफर्ट की कंसिस्टेंसी में था। यही बात बिलीफ पर भी लागू होती है। जो बिलीफ रोज सींचा जाता है, वर्सेस पास ए डे, वही फल देता है। लेखक यहां हमें यह भी सिखाता है कि नई आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे ही इंसान चेंज की राह पर चलता है, पुरानी आदतें उसे वापस खींचने लगती हैं। पुराना कंफर्ट जोन बहुत फेमिलियर लगता है। ऐसे में डिसिप्लिन्ड रहना सिर्फ एक्शन का सवाल नहीं, अवेयरनेस का भी सवाल है। इंसान को समझना पड़ता है कि हर छोटा स्टेप मैटर करता है। हर बार जब वह अपने नए बिलीफ के अनुसार एक्ट करता है, तो वह अपने फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा और मजबूत कर रहा होता है। इस हिस्से का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि आप वही बनते हैं जिसे आप रोज रिपीट करते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपके ओकेजनल डिसीजन से नहीं, आपके रेगुलर पैटर्न से बनती है। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो बड़े क्लेम्स करने से पहले छोटे कमिटमेंट्स निभाने शुरू कीजिए। अपने माइंड को वर्ड्स से नहीं, प्रूफ्स से कन्विंस कीजिए, क्योंकि जब एक्शंस बार बार एक ही दिशा में जाते हैं, तब बिलीफ गहरा होने लगता है। और जब बिलीफ गहरा हो जाता है, तब वह पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अंत में लेखक हमें यही समझाता है कि नया बिलीफ प्लांटेड थॉट की तरह होता है, लेकिन उसे मजबूत पेड़ बनाने के लिए रोज की देखभाल चाहिए। उसे एक्शन चाहिए, पेटियंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। जो इंसान इस प्रोसेस को समझ लेता है, वह जल्दी हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि छोटे स्टेप्स बेकार नहीं जा रहे, वे भीतर एक नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। और एक दिन वही आइडेंटिटी उसकी सक्सेस, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी नई जिंदगी की फाउंडेशन बन जाती है। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन शुरू नहीं होता जब उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि उस दिन शुरू होता है जब वह अपने मन में चल रही पुरानी कहानी को पहचान लेता है। बहुत बार हम बाहर की रुकावटों को दोष देते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी प्रोग्रेस को रोकने वाली कई सबसे गहरी दीवारें हमारे अंदर बनी होती हैं। यही इस हिस्से का मुख्य विचार है कि लिमिटिंग बिलीव्स चुपचाप हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी पूरी दिशा को कंट्रोल करते हैं। और जब तक उन्हें पहचाना नहीं जाता, तब तक इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। लेखक यहां इस बात पर जोर देता है कि हर बिलीफ सच नहीं होता। बहुत से बिलीफ्स सिर्फ पुराने अनुभवों, डर, शर्म, कंपैरिजन या दूसरों की राय से बने हुए निष्कर्ष होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान उन्हें सिर्फ थॉट की तरह नहीं, ट्रुथ की तरह जीने लगता है। फिर वह खुद को उसी छोटी परिभाषा में कैद कर देता है। उसे लगता है कि वह बस इतना ही कर सकता है, बस इतना ही डिजर्व करता है, और बस इतनी ही उसकी सीमा है। धीरे धीरे यह बिलीफ उसके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक हाथी जब छोटा था, तब उसे एक मजबूत रस्सी से बांधा गया। उसने कई बार छूटने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कुछ समय बाद उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। फिर जब वह बड़ा हुआ, ताकतवर हुआ, तब भी उसे एक पतली रस्सी से बांधा जाने लगा। अब वह आसानी से छूट सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बिलीफ बैठ चुका था कि वह बंधन तोड़ नहीं सकता। असली कैद रस्सी में नहीं थी, असली कैद उसके विश्वास में थी। लेखक यही समझाता है कि बहुत से लोग भी इसी तरह जीते हैं। वे अब केपेबल होते हैं, मैच्योर होते हैं, सीख चुके होते हैं, बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई पुराना बिलीफ अब भी बैठा रहता है। शायद बचपन में किसी ने कहा था कि तुम में लीडरशिप नहीं है। शायद किसी फेलियर ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वे रिस्क नहीं ले सकते। शायद किसी कंपैरिजन ने उनके मन में यह बैठा दिया कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। समय बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, लेकिन बिलीफ वही पुराना रह जाता है। और वही पुराना बिलीफ नई जिंदगी के रास्ते रोकता रहता है। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि लिमिटिंग बिलीफ्स हमेशा लाउड नहीं होते। वे अक्सर छोटे वाक्यों में छिपे होते हैं, जैसे मैं ऐसा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा।
मेरे लिए अब देर हो चुकी है, मैं लकी नहीं हूं, मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं। ये साधारण लगने वाले वाक्य असल में बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि यही बार बार दोहराकर हम अपने माइंड को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी दे देते हैं। फिर हमारा हर एक्शन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होने लगता है। एक और कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक युवक था जिसे हमेशा लगता था कि वह बिजनेस नहीं कर सकता। उसके परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, इसलिए उसके मन में बिलीफ था कि यह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। उसके पास आइडियाज थे, मेहनत करने की इच्छा थी, लेकिन हर बार वह शुरुआत से पहले ही पीछे हट जाता था। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, या सिर्फ डर है? यह सवाल उसके भीतर गहराई तक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह फैक्ट के आधार पर नहीं, फियर के आधार पर जी रहा था। उसने छोटा कदम लिया, छोटी शुरुआत की, गलतियां की, सीखा, और धीरे धीरे वही काम उसके लिए पॉसिबल बनने लगा। जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी, वह बिलीफ टूटते ही प्रैक्टिकल रियलिटी बन गई। लेखक इस हिस्से में हमें यह सिखाता है कि बिलीफ्स को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक इंसान रुककर यह नहीं देखेगा कि उसके मन में कौन कौन सी सीमित करने वाली धारणाएं बैठी हैं, तब तक वह उन्हें चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी उन अदृश्य बिलीफ्स के हिसाब से जीते रहते हैं जिन्हें उन्होंने कभी कॉन्शियसली एग्जामिन ही नहीं किया। वे अपने एक्शंस को पर्सनालिटी समझ लेते हैं, जबकि कई बार वे सिर्फ पुराने बिलीफ्स का रिजल्ट होते हैं। यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण और सामने आता है। एक बगीचे की जमीन में अच्छे बीज भी डाले जाएं, लेकिन अगर वहां बार बार खरपतवार उगती रहे और कोई उसे साफ न करे, तो अच्छे पौधे सही तरह नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह माइंड में नए सपने, गोल्स और इंटेंशंस तब तक पूरी तरह ग्रो नहीं कर सकते जब तक लिमिटिंग बिलीफ्स की खरपतवार को पहचाना और हटाया न जाए। सिर्फ नए आइडियाज जोड़ना काफी नहीं है, पुराने झूठ हटाना भी जरूरी है। लेखक यह भी बताता है कि लिमिटिंग बिलीफ्स की सबसे बड़ी चाल यही है कि वे हमें सेफ फील कराते हैं। वे कहते हैं कि कोशिश मत करो वरना फेल हो जाओगे, आगे मत बढ़ो वरना लोग जज करेंगे, बड़ा मत सोचो वरना डिसअपॉइंटमेंट होगी। सरफेस पर यह प्रोटेक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह ग्रोथ से दूर रखने वाला जाल होता है। धीरे धीरे इंसान कंफर्ट जोन में कैद हो जाता है और फिर उसी छोटी दुनिया को अपनी पूरी रियलिटी मानने लगता है। एक लड़की की कहानी इसे गहराई देती है। उसे राइटिंग का बहुत शौक था, लेकिन वह कभी अपनी लिखी चीजें किसी को दिखाती नहीं थी। उसके मन में बिलीफ था कि लोग हंसेंगे, पसंद नहीं करेंगे और वह अच्छी राइटर नहीं है। इसलिए वह सालों तक सिर्फ डायरी में लिखती रही। एक दिन उसकी दोस्त ने जिद करके उसकी एक छोटी सी कहानी ऑनलाइन डाल दी। कहानी लोगों को पसंद आई। पहली बार उसे समझ आया कि उसका बिलीफ उसे बचा नहीं रहा था, उसे रोक रहा था। उसके अंदर टैलेंट पहले भी था, फर्क बस इतना था कि पहले उसका बिलीफ उसकी आवाज दबा रहा था। इस हिस्से का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि इंसान को अपनी हर इनर वॉइस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता, और हर पुराना कंक्लूजन आज भी वैलिड हो यह जरूरी नहीं है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई स्किल सीखना नहीं, बल्कि उन झूठी सीमाओं को तोड़ना भी है जो हमने अपने आसपास खड़ी कर ली हैं। अंत में लेखक यही समझाता है कि जब तक लिमिटिंग बिलीफ्स इनविजिबल रहते हैं, वे पावरफुल रहते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान उन्हें देखना शुरू करता है, क्वेश्चन करना शुरू करता है और उनके खिलाफ छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करता है, उनका असर कम होने लगता है। वही इंसान जो पहले खुद को रोकता था, धीरे धीरे खुद को एक्सपैंड करने लगता है, और यहीं से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई ताकत पाने की नहीं, पुरानी बेड़ियां पहचानने की जरूरत होती है। जब इंसान अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लेता है, तब उसके सामने अगला बड़ा सवाल आता है कि अब इन्हें बदला कैसे जाए। सिर्फ यह जान लेना कि मन में डर है, कमी है या पुरानी सोच है काफी नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना सीखता है। यही इस हिस्से का मुख्य विचार है कि बिलीफ कोई स्थायी सच्चाई नहीं है, यह एक मेंटल पैटर्न है, और जिस तरह यह बना है उसी तरह इसे बदला भी जा सकता है। लेखक यहां यह समझाता है कि बहुत से लोग अपने बिलीफ्स को फैक्ट्स समझने की गलती करते हैं। अगर उनके मन में बार बार यह आवाज आ गई है कि वे केपेबल नहीं हैं, तो वे मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन किसी चीज का बार बार सोचना उसके सच होने का प्रमाण नहीं होता। कई बार मन सिर्फ वही पुरानी बातें दोहराता रहता है जो उसने डर, असफलता या दूसरों के शब्दों से सीख ली होती हैं।
इसलिए पहला कदम यह नहीं है कि हर थॉट को मान लिया जाए, बल्कि यह है कि हर थॉट को परखा जाए। इसे एक कहानी से समझिए। एक पुराने घर में एक दर्पण लगा था जो सालों से धूल और धुंध से ढका हुआ था। जो भी उसमें खुद को देखता, उसे अपनी छवि टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली दिखाई देती। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि दर्पण में जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन एक दिन किसी ने उस दर्पण को साफ करना शुरू किया। धूल हटती गई, धुंध साफ होती गई और पहली बार असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा। चेहरा पहले भी वैसा ही था, बस देखने का माध्यम साफ नहीं था। ठीक इसी तरह लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी रियलिटी को नहीं, हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। लेखक का कहना है कि बिलीफ्स को बदलने की शुरुआत सवालों से होती है। जब भी मन कहे कि मुझसे नहीं होगा, तो रुक कर पूछो, क्यों नहीं होगा? क्या मेरे पास इसका पक्का प्रमाण है, या मैं सिर्फ किसी पुराने डर को दोहरा रहा हूं? जब मन कहे कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तो यह भी पूछो कि क्या यह मेरी असली पहचान है, या सिर्फ एक आदत, एक अनुभव, या एक पुराना लेबल है जिसे मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। इस तरह क्वेश्चनिंग माइंड को उसके ऑटोमेटिक पैटर्न से बाहर निकालती है। एक युवक की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। वह हमेशा यह मानता था कि वह पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कमजोर है। स्कूल में एक बार स्टेज पर अटक जाने के बाद उसने अपने मन में यह निष्कर्ष बना लिया था कि वह लोगों के सामने बोलने लायक नहीं है। सालों तक उसने हर स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी से दूरी बना ली। लेकिन एक दिन उसके कोच ने उससे कहा कि तुम्हारा बिलीफ एक घटना पर बना हुआ वर्डिक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। यह बात उसके भीतर बैठ गई। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस को पहली बार नए नजरिए से देखा। उसने समझा कि एक बार अटकना यह साबित नहीं करता कि वह हमेशा अटकेगा। फिर उसने छोटे स्तर से प्रैक्टिस शुरू की। कुछ लोगों के सामने बोलना, फिर ग्रुप डिस्कशन में बोलना, फिर छोटी प्रेजेंटेशन देना। धीरे धीरे उसका पुराना बिलीफ कमजोर होने लगा, क्योंकि अब उसके पास नए अनुभव थे। यही इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख है कि बिलीफ्स आर्गुमेंट से कम और एविडेंस से ज्यादा बदलते हैं। अगर कोई व्यक्ति सालों से यह मानता आया है कि वह डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो सिर्फ खुद से यह कहना काफी नहीं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं। उसे ऐसे छोटे एक्शंस लेने होंगे जो उसके माइंड को नया प्रूफ दें। समय पर उठना, एक छोटा टास्क पूरा करना, एक हैबिट को लगातार निभाना, ये छोटे प्रूफ्स मिलकर पुराने बिलीफ को हिलाते हैं। फिर माइंड धीरे धीरे नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेखक यह भी समझाता है कि पुराना बिलीफ तुरंत खत्म नहीं होता, वह बार बार वापस आता है। जब इंसान नई दिशा में कदम रखता है, तो भीतर की पुरानी आवाज अब फिर कहती है कि यह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन यही वह मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि चेंज का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। चेंज का मतलब यह है कि अब इंसान डर की आवाज के बावजूद नया एक्शन चुनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे एक्शन की कंसिस्टेंसी बिलीफ की डायरेक्शन बदल देती है। एक और कहानी इस बात को गहराई देती है। एक लड़की थी जिसे हमेशा लगता था कि वह इंटेलिजेंट नहीं है। बचपन में कुछ बार उसे क्लास में गलत आंसर्स देने पर हंसी का सामना करना पड़ा था। तभी से उसने मान लिया कि वह तेज नहीं है, इसलिए वह कठिन सब्जेक्ट से दूर भागती थी। उसे लगता था कि कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन एक नई टीचर ने उसकी कॉपी देखकर कहा कि तुम्हारे आंसर्स गलत नहीं, अधूरे हैं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर समझ है, बस कॉन्फिडेंस कम है। इस एक सेंटेंस ने उसके बिलीफ में दरार डाल दी। पहली बार उसे लगा कि शायद वह उतनी कमजोर नहीं जितना उसने मान लिया था। उसने पढ़ाई को चैलेंज की तरह नहीं, सीखने की प्रोसेस की तरह देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बदलने लगी। असल बदलाव नॉलेज से पहले बिलीफ में आया था। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल ट्रूथ भी सामने रखता है कि नए बिलीफ्स को रोज रीइंफोर्स करना पड़ता है, क्योंकि माइंड अपने पुराने पैटर्न्स में लौटना पसंद करता है। इसीलिए इंसान को बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वह बार अपने पुराने लेबल से बड़ा है। उसे अपने इनर डायलॉग पर ध्यान देना पड़ता है। वह अपने आप से कैसे बात करता है, यह बहुत मायने रखता है। अगर हर मिस्टेक के बाद वह खुद को बेकार कहेगा, तो पुराना बिलीफ और मजबूत होगा। लेकिन अगर वह खुद से यह कहे कि मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो वह अपने माइंड को ग्रोथ की तरफ ट्रेनिंग दे रहा होता है। इस हिस्से का एक बहुत सुंदर अर्थ यह है कि बिलीफ चेंज एक दिन की घटना नहीं, एक जर्नी है। यह किसी स्विच की तरह इंस्टेंटली ऑन नहीं होता। यह धीरे धीरे होता है, जैसे अंधेरे कमरे में खिड़की खुलने पर रोशनी फैलती है। पहले थोड़ी क्लैरिटी आती है, फिर चीजें साफ दिखने लगती हैं, फिर पूरा कमरा बदल जाता है। उसी तरह पहले इंसान अपने बिलीफ पर डाउट करना सीखता है, फिर उसे चैलेंज करता है,
फिर नए एक्शंस लेता है और अंत में एक नई आइडेंटिटी बनती है। अंत में लेखक हमें यही सिखाता है कि अपने बिलीफ्स के सामने हेल्पलेस मत बनो। वे तुम्हारी किस्मत नहीं है, वे तुम्हारे मन में बने हुए पैटर्न्स हैं और तुम उन्हें बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए ईमानदारी से खुद को देखना होगा, पुराने कंक्लूजन्स को क्वेश्चन करना होगा और नए प्रूफ्स बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है that his old belief is not his final truth, उसी दिन से उसके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खुलने लगता है। जब कोई इंसान अपने बिलीफ्स को बदलने की जर्नी पर आगे बढ़ता है, तब उसे एक और बहुत गहरी सच्चाई समझ में आती है कि सिर्फ भीतर की सोच ही नहीं, बाहर का माहौल भी उसके बिलीफ सिस्टम को शेप करता है। इंसान अकेले नहीं बनता, वह जिन लोगों के बीच रहता है, जिन बातों को रोज सुनता है, जिन चीजों को बार बार देखता है और जिस वातावरण में अपने दिन बिताता है, वही सब मिलकर उसके अंदर की सोच को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। यही इस हिस्से का सबसे बड़ा विचार है कि एनवायरनमेंट केवल बैकग्राउंड नहीं होता, वह कैरेक्टर और बिलीफ का साइलेंट बिल्डर होता है। लेखक यहां यह समझाता है कि बहुत लोग चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन वे उसी पुराने माहौल में रहकर नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका माइंडसेट बदल जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, लेकिन उनके आसपास अब भी वही बातें हैं जो उन्हें डाउट, फियर और लिमिटेशन की तरफ खींचती रहती हैं। अगर इंसान हर दिन नेगेटिव वॉइसेस, डिस्करेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के बीच रहेगा, तो उसके लिए अपने नए बिलीफ को बचाकर रखना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए ग्रोथ सिर्फ अंदर का काम नहीं है, यह बाहर की दुनिया को भी कॉन्शियसली चुनने का काम है। इसे एक कहानी से समझिए। एक छोटे पौधे को दो अलग जगहों पर लगाया गया। पहला पौधा ऐसी जगह था जहां उसे सही धूप मिलती थी, समय पर पानी मिलता था, मिट्टी उपजाऊ थी और आसपास की हवा साफ थी। दूसरा पौधा ऐसी जगह लगाया गया जहां धूप बहुत कम थी, मिट्टी सूखी थी और उसके आसपास कीचड़ और खरपतवार भरे हुए थे। दोनों के भीतर बढ़ने की क्षमता थी, लेकिन कुछ समय बाद पहला पौधा सीधा, हरा भरा और मजबूत बन गया, जबकि दूसरा पौधा कमजोर और झुका हुआ रह गया। फर्क सिर्फ बीज का नहीं था, फर्क एनवायरनमेंट का था। यही बात इंसान के माइंड पर भी लागू होती है। लेखक कहता है कि हमारी इनर वॉइस कई बार हमारी अपनी नहीं होती, वह उन आवाजों का मिश्रण होती है जिन्हें हमने सालों तक सुना है। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि उससे नहीं होगा, वह एवरेज है, वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे यही आवाज उसकी सेल्फ टॉक बन जाती है। बाद में जब वह बड़ा भी हो जाता है, तब भी उसके फैसलों में वही पुरानी ध्वनि गूंजती रहती है। इसीलिए एनवायरनमेंट सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर आइडेंटिटी को भी शेप करता है। एक युवक की कहानी इसे और गहराई से समझाती है। वह अपने गोल्स को लेकर सीरियस था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वह कुछ नया सीखने की बात करता, वे कहते कि इतना सोचकर क्या होगा। जब भी वह डिसिप्लिन की कोशिश करता, वे उसे बोरिंग कहकर खींच लेते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष टास्क से नहीं, उस माहौल से है जो हर नए कदम को कमजोर कर देता है। उसने अपने जीवन से सबको हटाया नहीं, लेकिन उसने अपने सर्कल को बदलना शुरू किया। उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो ग्रोथ की बात करते थे, मेहनत को रिस्पेक्ट करते थे और इंप्रूवमेंट को नॉर्मल मानते थे। कुछ समय बाद उसके भीतर का बिलीफ मजबूत होने लगा, क्योंकि अब उसे बार बार गिराने वाली आवाजों की जगह उठाने वाली आवाजें मिलने लगी थीं। यही इस हिस्से का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एनवायरनमेंट बिलीफ को रिपीट करवाता है। अगर आपका माहौल आपको बार बार याद दिलाता है कि आप कमजोर हैं, तो पुराना बिलीफ बना रहेगा। लेकिन अगर आपका माहौल आपको बार बार दिखाता है कि ग्रोथ पॉसिबल है, मिस्टेक्स नॉर्मल हैं और प्रोग्रेस अचीवेबल है, तो नया बिलीफ मजबूत होने लगेगा। इंसान सिर्फ वर्ड्स से नहीं, रिपीटेड सिग्नल से बदलता है और एनवायरनमेंट वही रिपीटेड सिग्नल्स देता है। इस हिस्से में लेखक फिजिकल एनवायरनमेंट की भी बात करता है। सिर्फ लोग ही नहीं, जगहें भी माइंडसेट पर असर डालती हैं। अगर आपका कमरा हमेशा बिखरा हुआ है, आपका समय बिना स्ट्रक्चर के गुजरता है, आपका दिन डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो फोकस और डिसिप्लिन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत अगर आपका एनवायरनमेंट क्लैरिटी, ऑर्डर और इंटेंशन को सपोर्ट करता है, तो आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में आसान हो जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी विल पावर कमजोर है, जबकि सच यह होता है कि उसका एनवायरनमेंट उसके गोल्स के खिलाफ खड़ा है। एक लड़की की कहानी इसे बहुत सहज तरीके से दिखाती है। वह पढ़ाई में अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा दिन फोन नोटिफिकेशंस, रैंडम वीडियोस और बिना योजना के निकल जाता था।
उसे लगता था कि उसमें फोकस की कमी है। लेकिन एक दिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने अपने स्टडी स्पेस को साफ किया, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा, पढ़ने का तय समय बनाया और अपने आसपास ऐसे रिमाइंडर्स लगाए जो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाते रहे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ उसके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम उस सेटअप में भी थी जिसमें वह जी रही थी। जैसे ही एनवायरनमेंट बदला, उसका बिहेवियर बदलना आसान हो गया। लेखक यहां यह भी बताता है कि हर एनवायरनमेंट न्यूट्रल नहीं होता। कुछ एनवायरनमेंट्स आपको ऊपर उठाते हैं, कुछ आपको वहीं रोके रखते हैं और कुछ धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। इसलिए सजग होकर यह देखना जरूरी है कि आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कौन सी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और आपका डेली एटमॉस्फेयर आपको किस आइडेंटिटी की तरफ धकेल रहा है। अगर कोई इंसान हर दिन ऐसी कंटेंट, कन्वर्सेशंस और सराउंडिंग्स में डूबा है जो नेगेटिविटी, डाउट और कंपैरिजन को बढ़ाती हैं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक लड़का था जो दौड़ना सीखना चाहता था। अकेले प्रैक्टिस करते समय वह जल्दी थक जाता, मोटिवेशन खो देता और बीच में छोड़ देता। बाद में उसने एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया। वहां उसने देखा कि लोग उससे भी ज्यादा कठिन चैलेंजेस को नॉर्मल एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। कोई परफेक्ट नहीं था, लेकिन सब कंसिस्टेंट थे। इस नए माहौल ने उसके भीतर का बिलीफ बदलना शुरू किया। अब उसे दौड़ना इम्पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने आसपास पॉसिबिलिटी को चलते हुए देख लिया था। कभी कभी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट वह विश्वास दे देता है जो अकेले स्ट्रगल करने से नहीं बन पाता। इस हिस्से का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि अगर आप अपने बिलीव्स को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने थॉट्स पर काम मत कीजिए, अपने सराउंडिंग्स पर भी काम कीजिए। क्योंकि नया बिलीफ बहुत नाजुक होता है। शुरुआत में उसे प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए और ऐसे सिग्नल्स चाहिए जो उसे रोज रीइंफोर्स करें। अगर आप उसे उसी जमीन में छोड़ देंगे जहां पुरानी नेगेटिविटी उगती रही है, तो वह जल्दी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसे सही लोगों, सही आदतों और सही एटमॉस्फेयर के बीच रखते हैं, तो वह तेजी से मजबूत हो सकता असली है। अंत में लेखक हमें यही सिखाता है कि एनवायरनमेंट कोई छोटी चीज नहीं है। यह हमारी डायरेक्शन तय करने वाली छिपी हुई शक्ति है। इसलिए जो इंसान सच में बदलना चाहता है, उसे सिर्फ अपने भीतर झांकना नहीं, अपने आसपास भी देखना होगा। उसे यह चुनना होगा कि कौन सी आवाजें वह अपने जीवन में जगह दे रहा है, कौन सी जगहें उसकी एनर्जी बना रही हैं और कौन से पैटर्न्स उसे उसके बेस्ट सेल्फ के करीब ले जा रहे हैं। क्योंकि जब सही बिलीफ को सही एनवायरनमेंट मिल जाता है, तब ग्रोथ सिर्फ पॉसिबल नहीं रहती, नेचुरल बनने लगती है। जब इंसान अपने बिलीफ्स, एक्शंस और एनवायरनमेंट की ताकत को समझने लगता है, तब उसके सामने एक और बहुत गहरा सत्य आता है कि बिलीफ सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होता। बिलीफ की असली परीक्षा मुश्किल दिनों में होती है। जब सब कुछ सही चल रहा हो, तब कॉन्फिडेंट रहना आसान लगता है। लेकिन जब रास्ता रुक जाए, जब मेहनत का रिजल्ट देर से आए, जब फेलियर सामने खड़े हों, तब जो चीज इंसान को टूटने से बचाती है, वही उसका असली बिलीफ होता है। यही इस हिस्से का सबसे बड़ा विचार है कि रेजिलियंस बाहर से नहीं आती, वह उस अंदरूनी विश्वास से जन्म लेती है जो कहता है कि यह अंत नहीं है। लेखक यहां यह समझाता है कि बहुत लोग बिलीफ को सिर्फ सक्सेस से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि बिलीफ का मतलब है खुद को पावरफुल फील कराना, बड़ा सोचना और आगे बढ़ते रहना। लेकिन असल में बिलीफ का सबसे जरूरी काम तब शुरू होता है जब इंसान गिरता है, क्योंकि फेलियर सिर्फ रिजल्ट को नहीं हिलाता, वह आइडेंटिटी को भी हिलाने की कोशिश करता है। वह मन में यह सवाल पैदा करता है कि शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं, शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे समय में अगर बिलीफ कमजोर हो, तो इंसान एक घटना को अपनी पूरी सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर बिलीफ मजबूत हो, तो वही इंसान फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं, टेम्पररी मोमेंट की तरह देखता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। उसने ध्यान से आकार दिया, मेहनत की, लेकिन जब घड़ा पकने के लिए आग में गया, तो उसमें एक दरार आ गई। अगर कुम्हार यह मान लेता कि उसकी कला खत्म हो गई, तो वह वहीं रुक जाता। लेकिन उसने उस दरार को अपने हुनर का अंत नहीं माना। उसने फिर से मिट्टी उठाई, फिर से आकार दिया, फिर से आग में रखा। एक बार नहीं, कई बार। अंत में वही हाथ जो पहले टूटे हुए घड़े के सामने रुके थे, एक सुंदर और मजबूत घड़ा बनाने में सफल हुए। फर्क इस बात में नहीं था कि वह पहली बार असफल हुआ या नहीं। फर्क इस बात में था कि उसने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही लेखक का पॉइंट है कि सेटबैक्स हमारे बिलीफ सिस्टम को एक्सपोज कर देते हैं।
जब लाइफ स्मूथ होती है तब बहुत से लोग खुद को स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है पता चलता है कि उनके भीतर की आवाज क्या कहती है। क्या वह आयर सफ़े आवाज कहती है कि अब सब खत्म हो गया, या वह कहती है कि अभी सीखना बाकी है? क्या वह कहती है कि मैं हार गया, या वह कहती है कि मैं अभी प्रोसेस में हूं? यही इनर लैंग्वेज तय करती है कि व्यक्ति मुश्किल से टूटेगा या उससे और गहरा बनेगा। इस हिस्से में यह भी साफ किया गया है कि रेजिलियंस का मतलब दर्द को नकारना नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ का मतलब यह नहीं कि इंसान को कभी दुख नहीं होगा, कभी डाउट नहीं होगा, कभी थकान नहीं होगी। असली स्ट्रेंथ यह है कि वह इन सब फीलिंग्स के बावजूद अपने रास्ते से पूरी तरह हटता नहीं। वह रुक सकता है, सांस ले सकता है, सीख सकता है, लेकिन अपने अस्तित्व को हार की परिभाषा में नहीं बदलता। यही मेंटल रिकवरी की असली शुरुआत होती है। एक और कहानी इसे गहराई देती है। एक धावक था जो नेशनल लेवल तक पहुंचना चाहता था। उसने वर्षों तक प्रैक्टिस की, डिसिप्लिन रखा, सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन कंपटीशन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में वह हार गया। उसके लिए यह सिर्फ एक रेस की हार नहीं थी, यह उसके सपने पर चोट जैसी थी। कुछ दिनों तक वह टूट गया। उसने प्रैक्टिस से दूरी बना ली और उसे लगा कि अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन उसके कोच ने उससे कहा कि हार ने तुम्हारा रिजल्ट लिया है, तुम्हारी क्षमता नहीं। यह बात उसके भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। उसने अपनी हार को कैरेक्टर का प्रमाण नहीं, प्रिपरेशन का फीडबैक मानना शुरू किया। कुछ समय बाद वही खिलाड़ी नए नजरिए के साथ लौटा। इस बार उसके अंदर सिर्फ जीतने की चाह नहीं थी, बल्कि गिरकर भी वापस उठने का विश्वास था। और यही विश्वास उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना गया। लेखक यहां यह बताता है कि बिलीफ्स मुश्किल समय में दो रूप लेते हैं। एक बिलीफ हमें छोटा कर देता है। वह कहता है कि दर्द से बचो, कोशिश मत करो, फिर से मत उठो, क्योंकि दोबारा चोट लग सकती है। दूसरा बिलीफ हमें ग्रो कराता है। वह कहता है कि यह दर्द स्थायी नहीं है, यह फेलियर अंतिम नहीं है, और यह स्ट्रगल तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने भी सकती है। इंसान किस दिशा में जाएगा, यह बाहरी परिस्थिति से कम और अंदर के बिलीफ से ज्यादा तय होता है। इस हिस्से का एक बहुत सुंदर अर्थ यह है कि रेजिलियंस कोई अचानक मिल जाने वाली क्वालिटी नहीं है। यह बार बार छोटे छोटे मोमेंट्स में बनती है। जब इंसान डिसअपॉइंटमेंट के बाद खुद को कंप्लीटली बंद नहीं करता, जब वह रिजेक्शन के बाद अपने वर्थ पर डाउट करके रुक नहीं जाता, जब वह क्रिटिसिज्म के बाद अपनी आवाज खोता नहीं, तब उसके भीतर रेजिलियंस की जड़ें गहरी होती जाती हैं। हर बार जब वह टूटने के बजाय थोड़ा सा भी टिकता है, वह अपने माइंड को यह सिखा रहा होता है कि मुश्किल स्थायी नहीं है, और मैं भी कमजोर कहानी का हिस्सा नहीं हूं। एक किसान की कहानी इसे बहुत सहज तरीके से समझाती है। एक मौसम ऐसा आया जब उसकी फसल बारिश की कमी से खराब हो गई। उसके पास शिकायत करने की वजह भी थी और हार मानने का डर भी। वह कह सकता था कि अब खेती मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसने मौसम की मार को अपनी असमर्थता का सबूत नहीं माना। उसने मिट्टी को फिर समझा, अगले मौसम की तैयारी की, अपने तरीकों में सुधार किया और धैर्य रखा। अगले साल वही खेत फिर हरियाली से भर गया। उसे सफल बनाने वाली चीज सिर्फ खेती की तकनीक नहीं थी, बल्कि वह विश्वास था जिसने कठिन मौसम को आखिरी सच नहीं बनने दिया। लेखक यहां यह भी सिखाता है कि जब सेटबैक्स आते हैं, तब सेल्फ टॉक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इंसान हर मुश्किल के बाद खुद से कठोर भाषा में बात करेगा, तो उसकी रिकवरी और धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर वह खुद से ईमानदार और मजबूत तरीके से बात करेगा, तो वह फिश अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी और पॉसिबिलिटी का संकेत देगा। जैसे, यह कठिन है, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। मैं अभी गिरा हूं, लेकिन सीख सकता हूं। यह वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ऐसी लैंग्वेज व्यक्ति को झूठी दिलासा नहीं देती, बल्कि उसे ग्राउंडेड होप देती है। इस हिस्से की सबसे पावरफुल सीख यही है कि बिलीफ का असली एडवांटेज सफलता के समय नहीं, संघर्ष के समय दिखता है। जब इंसान के पास प्रूफ नहीं होता, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, जब बाकी लोग डाउट कर रहे होते हैं, तब वही अंदरूनी विश्वास उसे टिकाए रखता है। और बहुत बार लाइफ में जीत उन्हीं को मिलती है जो सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे लंबे समय तक टूटे बिना टिके रहते हैं। अंत में लेखक हमें यही समझाता है कि फेलियर, रिजेक्शन, डिले और स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे आइडेंटिटी नहीं है। जो इंसान अपने बिलीफ को इतना गहरा बना लेता है कि कठिन समय भी उसे अपनी वर्थ भूलने नहीं देता, वही सच्चे अर्थ में रेजिलिएंट बनता है। और जब रेजिलियंस बिलीफ के साथ जुड़ जाती है, तब इंसान सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं भागता,
वह हर सेटबैक के बाद और मजबूत होकर आगे बढ़ना सीख जाता है। यही वह ताकत है जो साधारण लोगों को असाधारण जर्नीज तक ले जाती है। जब इंसान अपने बिलीफ्स को पहचानना, उन्हें बदलना, एक्शन से मजबूत करना, सही एनवायरनमेंट चुनना और सेटबैक्स के बीच भी टिके रहना सीख लेता है, तब उसके सामने एक और बहुत जरूरी सच्चाई आती है कि बिलीफ का अल्टीमेट काम सिर्फ अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना नहीं है, बल्कि बाहर एक नई आइडेंटिटी बनाना है। यही इस हिस्से का सबसे बड़ा विचार है कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वह सिर्फ बेटर फील नहीं करता, बल्कि बेटर सेल्फ बनना शुरू करता है। बिलीफ का असली असर तब दिखता है जब वह पर्सनालिटी, डिसीजंस और डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। लेखक यहां यह समझाता है कि बहुत लोग चेंज को टेम्पररी एक्शन की तरह चॉइस से ट्रीट करते हैं। कुछ दिन मोटिवेशन आती है, वे अच्छा सोचते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आइडेंटिटी वापस आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बिहेवियर बदला, लेकिन सेल्फ इमेज को पूरी तरह नहीं बदला। जब तक इंसान भीतर से खुद को पुराने रूप में देखता रहेगा, तब तक वह बार बार उसी पुराने पैटर्न में लौटता रहेगा। इसलिए लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खुद को नए नजरिए से देखना और उस नई आइडेंटिटी के अनुसार जीना शुरू करना। इसे एक कहानी से समझिए। एक आदमी सालों तक खुद को कमजोर, अनिश्चित और पीछे रहने वाला इंसान मानता रहा। वह हर डिसीजन में दूसरों पर डिपेंड करता, हर मौके पर खुद को कम समझता और हमेशा सेफ साइड चुनता। एक दिन उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने हैबिट्स नहीं बदलेगा, बल्कि अपने बारे में बनी हुई पूरी कहानी को बदलेगा। उसने अपने आप से यह कहना शुरू किया कि मैं वह इंसान हूं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जो सीख सकता है, जो अपने जीवन को कॉन्शियसली बिल्ड कर सकता है। शुरुआत में यह बात अजीब लगी क्योंकि उसका पुराना सेल्फ इमेज बहुत गहरा था, लेकिन उसने हर दिन छोटे एक्शंस उसी नई आइडेंटिटी के अनुसार लिए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अलग तरह से बिहेव नहीं कर रहा, वह सच में अलग इंसान बन रहा है। यही इस हिस्से का पॉइंट है कि आइडेंटिटी बिलीव्स का सबसे गहरा रूप होती है। बिलीव्स हमें यह बताते हैं कि क्या पॉसिबल है, लेकिन आइडेंटिटी हमें यह बताती है कि हम कौन हैं। और इंसान वही एक्शंस सबसे नेचुरली करता है जो उसकी आइडेंटिटी से मेल खाते हैं। अगर किसी को भीतर से अब भी यही लगता है कि वह लेजी है, तो वह डिसिप्लिन को थोड़े समय तक निभा सकता है, पर लंबे समय तक नहीं। अगर किसी को लगता है कि वह स्ट्रॉन्ग लर्नर है, तो वह मुश्किल चीजों से भागेगा नहीं। इसलिए लेखक कहता है कि सक्सेस हैबिट्स का गेम तो है ही, लेकिन उससे भी पहले आइडेंटिटी का गेम है। एक लड़की की कहानी इसे बहुत गहराई से समझाती है। वह हमेशा यह सोचती थी कि वह शाय पर्सन है, इसलिए चाहे उसे कितने भी मौके मिले, वह खुद को पीछे कर लेती थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह ओपन बने, लोगों से बात करे, अपनी बात रखे, लेकिन हर बार थोड़े समय बाद वह फिर चुप हो जाती थी। कारण यह था कि उसके एक्शंस बदल रहे थे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। एक दिन उसने अपने लिए एक नया वाक्य चुना। उसने खुद से कहना शुरू किया कि मैं शाय नहीं, थॉटफुल और ग्रोइंग पर्सन हूं। यह छोटा सा बदलाव बहुत गहरा था। अब वह अपनी चुप्पी को फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह नहीं, एक पुरानी आदत की तरह देखने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज को जगह देना शुरू किया। उसकी बाहरी दुनिया इसलिए बदली क्योंकि उसकी अंदरूनी पहचान बदल रही थी। लेखक यहां यह भी बताता है कि नई आइडेंटिटी अपनाने में समय लगता है, क्योंकि पुराना सेल्फ इमेज फेमिलियरिटी देता है। इंसान कई बार उस वर्जन से भी चिपका रहता है जिसने उसे दुख दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फेमिलियर है। चेंज इसलिए अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वह सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलता, वह इस सवाल को छूता है कि मैं कौन हूं। और जब यह सवाल बदलता है, तब माइंड रेजिस्टेंस देता है। इसलिए ग्रोथ की राह पर इंसान को बार बार अपने नए सेल्फ को चूज करना पड़ता है, खासकर तब जब पुराना वर्जन उसे वापस बुला रहा हो। इस हिस्से का एक बहुत सुंदर अर्थ यह है कि आइडेंटिटी चेंज इमेजिनेशन और एविडेंस दोनों से बनता है। पहले इंसान को यह इमेजिन करना पड़ता है कि वह कौन बन सकता है, फिर उसे उस इमेज को छोटे छोटे एक्शन से रियल बनाना पड़ता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं और सिर्फ काम करना भी काफी नहीं, जब तक वह कॉन्शियस आइडेंटिटी शिफ्ट के साथ न हो। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर पढ़ता है कि मुझे बस एग्जाम पास करना है, तो उसकी एनर्जी सीमित रहती है। लेकिन जब वह यह सोचकर पढ़ता है कि मैं डिसिप्लिन्ड और केपेबल लर्नर हूं, तो वही काम एक आइडेंटिटी बिल्डिंग एक्ट बन जाता है। एक और कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक लड़का था जो हमेशा अपने आप को एवरेज समझता था, इसलिए वह कभी टॉप पोजीशन के लिए मेहनत नहीं करता था। उसे लगता था कि यह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है।
फिर एक मेंटोर ने उससे कहा कि एवरेज रिजल्ट और एवरेज आइडेंटिटी में फर्क होता है। तुम्हारा पुराना रिजल्ट एवरेज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी वही है। यह बात उसके मन में बैठ गई। उसने अपनी पढ़ाई को मार्क्स के लिए नहीं, अपने नए सेल्फ के निर्माण के लिए देखना शुरू किया। अब हर चैप्टर उसके लिए सिर्फ सिलेबस नहीं था, वह प्रूफ था कि वह डिसिप्लिन्ड और केपेबल बन रहा है। समय के साथ उसके रिजल्ट्स भी बदलने लगे, क्योंकि इस बार वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह अपने बारे में नई परिभाषा बना रहा था। लेखक यह भी समझाता है कि आइडेंटिटी चेंज में लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। इंसान खुद को जिन शब्दों में डिस्क्राइब करता है, वही उसके एक्शंस को शेप करते हैं। अगर वह हर बार कहे कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो वह अपने फ्यूचर को अतीत के हवाले कर देता है। लेकिन अगर वह कहे कि मैं सीख रहा हूं, मैं इवॉल्व कर रहा हूं, मैं अपनी पुरानी सीमाओं से बड़ा हूं, तो वह अपने माइंड को ओपननेस और ग्रोथ की दिशा देता है। यह सिर्फ पॉजिटिव वर्डिंग नहीं है, यह आइडेंटिटी को रीराइट करने का तरीका है। इस हिस्से का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि लास्टिंग सक्सेस का मतलब सिर्फ गोल्स हासिल करना नहीं, बल्कि वह इंसान बनना है जो नेचुरली उन गोल्स के लायक एक्शंस करता है। क्योंकि गोल पाने के बाद भी अगर आइडेंटिटी पुरानी रही, तो इंसान फिर पीछे लौट सकता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी बदल गई, तो प्रोग्रेस टिकाऊ बन जाती है। यही कारण है कि बिलीफ का हाईएस्ट एडवांटेज ये है कि वह इंसान को सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, वह उसे नया सेल्फ देता है। अंत में लेखक हमें यही समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब कंप्लीट होता है जब नया बिलीफ आपके एक्शंस से निकलकर आपकी पहचान बन जाता है। जब आप बार बार यह साबित कर देते हैं कि आप अपने पुराने लेबल्स से बड़े हैं, तब एक दिन आपका माइंड भी वही मानने लगता है। फिर डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, ग्रोथ अननेचुरल नहीं लगती, और कॉन्फिडेंस बोरोड फीलिंग नहीं रहता। वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है।